नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और जापान के बीच में हुए एक सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में। जियोपॉलिटिक्स के लिए हम इंडियंस को ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि चाइना के साथ हमारी बॉर्डर टेंशन चली रहती हैं और जापान हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। चाइना और जापान के बीच में भी काफ़ी टसल चले रहते हैं, खासकर साउथ चाइना सी के ऊपर। चाइना अपनी दावेदारी ठोकता है, जापान अपनी दावेदारी ठोकता है। और कुछ समय पहले इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर भी छपी थी कि किस प्रकार से चाइना प्लान कर रहा है कि 2040 और 2050 तक वो जापान के साथ साथ बाकी छोटे मोटे जितने भी देश हैं उन सारों को चाइना के साथ मिला लेगा। तो ऐसे में इस प्रकार की खबरों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि चाइना और जापान के बीच में सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है, और एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जो चाइना है वो बहुत ही सॉफ्ट बन रहा है भारत के प्रति भी, जापान के प्रति भी और ऑस्ट्रेलिया के प्रति भी। और फिर ये जो चाइना और जापान के बीच में सिक्योरिटी डायलॉग है, इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में हम इन सारी की सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके ट्रिक्स और ज्योग्राफी की तमाम वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल ही में चाइना और जापान के बीच में पिछले 4 सालों में पहली बार एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है। ये डायलॉग टोक्यो में हुआ, जो कि जापान की कैपिटल है। इस मीटिंग में दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया कि हम स्ट्रेंथन करेंगे अपने सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स को और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन को। दोनों देशों ने कहा कि हम एक दूसरे का जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसे गेन करने का, जीतने का काम करेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैरीटाइम के ऊपर और एयर लीजन के ऊपर भी एक फ्रेमवर्क लाने के लिए वो एग्री हुए। अगर आप देखें तो चाइना ने पिछले कुछ समय से अपना जो टोन ऑफ बिजनेस है उसको चेंज कर लिया है। भारत के साथ भी चाइना ने अभी पिछले कुछ समय में WMCC मीटिंग करी, जहां पर इंडिया और चाइना बॉर्डर के डिस्प्यूट चल रहे हैं। वहां पे चाइना ने अपने जो ट्रूप्स हैं उनको पीछे हटाने का, विड्रॉ करने की बात कही। WMCC की फुल फॉर्म होती है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ चाइना भी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बातचीत करने के बारे में प्लान कर रहा है, सोच रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी हार्श रहा है चाइना की कुछ डिसीजंस को लेके। तो अब सवाल है कि एकदम से क्या हो गया कि जापान के साथ भी सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है, इंडिया के साथ WMCC मीटिंग हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत करने का भी प्लानिंग हो रही है। इसके पीछे कारण है चाइना की इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजाइल बनती जा रही है। चाइना में प्रॉब्लम क्या है कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, यानी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो मेहनत करेगा, काम करेगा, नौकरी करेगा और पैसा कमा के लेकर आएगा, वो वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है वहाँ की बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज़, जो आप सब जानते हैं कि पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर उसको 2 चाइल्ड पॉलिसी किया गया। तो ये जो बर्थ कंट्रोल पॉलिसी है, इसकी वजह से चाइना में जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और वर्किंग पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती जा रही है। इसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है चाइना की, उसको पिछले कुछ समय से काफ़ी बड़ा सेटबैक जो है, धक्का जो है वो लगा है, और चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब इस प्रकार की बातों को IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी प्रेडिक्ट किया है, ताकि पूरी दुनिया के बिजनेस जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना का जो हाल है इस समय, चाइना की जो स्टेट है उसका जो आज के समय हाल हो रहा है, जिस प्रकार से इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है और वहाँ पे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है, जो लेबर है वो कम होती जा रही है, उसके बारे में IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी दुनिया के इन्वेस्टर्स को कई बार बताया है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बताने का क्या मतलब है? इन्वेस्टर्स आप जानते हैं कि बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अब जैसे इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है, वहाँ पर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है और जो वर्किंग क्लास है वो डिक्रीज हो रही है, तो इससे फिर बिजनेसेस के ऊपर भी असर पड़ेगा, और बिजनेसेस के ऊपर असर पड़ेगा तो जो इन्वेस्टर है वो भी फिर वहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसको पैसे लगाने के ऊपर प्रॉफिट चाहिए। जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? अब इस समय चाइना जो है वो लैक ऑफ प्रॉमिसिंग जॉब्स जो हैं उसको भी लैक कर रहा है, यानी कि अपने देश में वो कोई प्रॉमिसिंग जॉब्स अपने युवाओं को नहीं दे पा रहा है। यही एक कारण है कि चाइना से बहुत से लोग देश के बाहर भी जा रहे हैं। इसके साथ साथ चाइना में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको हमने एक अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया था। उस पोल्यूशन की वजह से भी बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ से जा रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, चाहे शंघाई है या बाकी हैं, वहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं या फिर पलायन करना चाहते हैं दुनिया के बाकी हिस्सों में, और बहुत से लोग चाइना को छोड़ के जा भी रहे हैं। और ये जो लोग चाइना को छोड़ के जा रहे हैं ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, मतलब ये कोई ऐसे अनपढ़ या कुछ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या डॉक्टर्स हैं या बाकी पढ़े लिखे लोग हैं जो देश को छोड़ के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पूरी दुनिया के बाकी देशों में जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो भी डिक्लाइन हो रही है। जो ग्रोथ रेट है वो पिछले एक डिकेड में, यानी पिछले 10 साल में
स्लोएस्ट ग्रोथ रेट जो है देश की वो चाइना ने अभी देखी है। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी इसके साथ जीरो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ड्यू टू चीप लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब जैसे कि इंडिया में भी आपने देखा होगा कि कोई भी अगर सस्ता सा या बेकार सा माल होता है, बहुत ही घटिया सा माल होता है, तो उसको बोल दिया जाता है कि ये पक्का मेड इन चाइना होगा, और मेड इन चाइना ही होता है, क्योंकि मेड इन चाइना माल जो है वो बहुत ही घटिया, बहुत ही बेहुदा वाहियात होता है। तो ये जो चीप लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, इसकी वजह से जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा सेटबैक लग रहा है। यही एक कारण है कि अभी चाइना धीरे धीरे अपनी जो टोन ऑफ बिजनेस है उसको काफ़ी सॉफ्ट बना रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि चाइना और जापान के बीच में तो आइलैंड्स का डिस्प्यूट है। तो अब बात करते हैं कि ये डिस्प्यूट क्या है। देखिए, ये डिस्प्यूट है सिनेकू आइलैंड के ऊपर। दोनों कंट्रीज़ के बीच में सिनेकू आइलैंड्स के लिए डिस्प्यूट चला रहता है। सिनेकू आइलैंड जो है इसे जापान एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है 1972 से, यानी 1972 से ये जो आइलैंड है ये जापान के अंडर आता है। लेकिन अभी भी इसका जो लीगल स्टेटस है ये डिस्प्यूटेड है, यानी कि ये है किसका एक्चुअल में, चाइना का कि जापान का, ये डिस्प्यूटेड है। इन दो कंट्रीज के बीच में यही बहुत बड़ा डिस्प्यूट चलता आ रहा है। आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान काफ़ी पावरफुल था, बहुत ज़्यादा देशों को जापान ने कैप्चर कर लिया था। बाद में हिरोशिमा और नागासाकी होता है और धीरे धीरे जापान जो है वो अपनी पावर को खोता जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने बहुत सी दुनिया के ऐसे हिस्से थे, ऐसे पार्ट्स थे, ऐसी टेरिटरीज थी जहाँ पर अपने क्लेम, अपना जो दावा है उसको वापस ले लिया, उसको गिव अप कर दिया। 1951 में जापान ने ताइवान को गिव अप कर दिया था अंडर ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, यानी कि 1951 तक जो ताइवान है वो भी जापान के अंडर था। लेकिन ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को होती है जहां पे जापान गिव अप कर देता है ताइवान को, यानी ताइवान अब जापान का हिस्सा नहीं रहता है। अब सिनेकू आइलैंड जो है ये भी ताइवान के नज़दीक हैं, लेकिन जापान ने ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के अंडर सिर्फ और सिर्फ ताइवान के ऊपर जो उसके राइट थे उसको गिव अप किया था, सिनेकू आइलैंड्स के ऊपर गिव अप नहीं किया था। अब जापान के मुताबिक ये जो आइलैंड है ये जापान को बिलोंग करते हैं अंडर यूएस ट्रस्टीशिप ट्रीटी साइंड इन 1971। 1971 में जो यूएस ट्रस्टीशिप ट्रीटी हुई थी उसके तहत सिनेकू आइलैंड जापान के अंडर आते हैं, ऐसा जापान का दावा है। अब जब सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट हुई उस समय चाइना ने कोई भी इशू रेज नहीं किया। इसका कारण यह है कि उस समय जो सिनेकू आइलैंड थे ये कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, ऐसा इन आइलैंड्स के ऊपर कुछ नहीं था जिसके वजह से चाइना जो है वो किसी के साथ लड़ता कि ये आइलैंड के ऊपर मेरे राइट्स हैं। लेकिन 1969 में क्या हुआ, 1969 में सिनेकू आइलैंड्स में ऑयल रिजर्व निकल आए। अब देखो, अब आप समझो कि चाइना और जापान के बीच में ये जो डिस्प्यूट है इसका मेन कारण क्या है। इसका मेन कारण पैसा है। सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट के समय तो चाइना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि यहाँ पर तो ऑयल रिजर्व्स हैं, तब से चाइना ने इसके ऊपर अपना क्लेम जो है, अपना दावा जो है वो जताना शुरू कर दिया। जैसे ही ऑयल रिजर्व्स की डिस्कवरी हुई, चाइना ने बोलना शुरू कर दिया कि इसके ऊपर हमारा राइट है, क्योंकि ताइवान जो है उसे जापान ऑलरेडी गिव अप कर चुका है। तो उन्होंने कहा कि ताइवान के बगल में ही सिनेकू आइलैंड है, तो क्योंकि ताइवान हमारा अपना हिस्सा है। हालांकि ताइवान अपने आप को एक अलग देश मानता है, लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं, तुम अलग देश नहीं हो, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम हमारे अंडर हो। तो क्योंकि ताइवान हमारे अंडर है तो इसलिए फिर जो सिनेकू आइलैंड हुआ जो उनके बगल में ही है ये भी हमारे अंडर है। लेकिन उस ट्रीटी में जो गिव अप किया गया वो ताइवान को किया गया, सैन फ्रांसिस्को को नहीं किया गया। लेकिन अभी क्योंकि चाइना की इकोनॉमी गिरती जा रही है, यही एक कारण है कि इंडिया के प्रति, जापान के प्रति या फिर बाकी देशों के प्रति जो उसके क्रिटिकल रहे हैं उनके प्रति चाइना जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो चाइना और जापान के बीच में सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुई है इसका भारत के ऊपर कोई असर पड़ेगा? तो देखिए, भारत के ऊपर इसका ऐसा कोई मेजर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है वो पहले भी चाइना और जापान के बीच में होती आई हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी कोई एग्रीमेंट हो रही है। हालांकि पिछले 3-4 सालों में ये पहली बार हुई है, इसलिए ये कुछ ज़्यादा खबरों में है। आपने इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे। तो इसका भारत के ऊपर ऐसा कोई मेजर असर नहीं पड़ता है। भारत इस समय अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का काम कर रहा है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भी अमेरिका, UK, चाइना और जापान जैसे कई देशों के कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे नंबर्स में ग्रो करने वाली है। और हमारा जापान के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। इसलिए चाइना और जापान के बीच में होने वाला सिक्योरिटी जो डायलॉग है इसका ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर या इंडिया की डिप्लोमेसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो यह था चाइना और जापान के बीच में हुआ सिक्योरिटी डायलॉग का क्रिटिकल एनालिसिस। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके टिक्स और ज्योग्राफी की तमाम वीडियोस के लिए आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।